हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओएसएफ एजुकेशन। और आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ वापस आ चुके हैं एसएस का। बट इस बार स्टैंडर्ड 10th नहीं, स्टैंडर्ड 9th के एसएस का जो एक चैप्टर है, 6th चैप्टर, दैट इज वर्ल्ड आफ्टर 1945। इसके बारे में आज हम लोग थोड़ा थरली स्टडी करने वाले हैं। यहाँ पे कुछ डायरेक्ट जो है मैंने आपको पॉइंट्स बताए हुए हैं जो कि आपको रिफर करने रहेंगे, और इससे आप लोग इजीली वो जो स्टोरी लाइन है ना कि किस तरीके से हाउ डू वी हैव टू नो अबाउट ऑल दिस थिंग्स, वो आपको बहुत ही इजीली इसके अंदर याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका जो चैप्टर का नाम है। सबसे पहले वो है, तो क्या क्या आज हम लोग कंटेंट्स इसके अंदर कवर करने वाले हैं। तो पहला जो रहेगा वो हमारे यूनाइटेड नेशन चार्टर के बारे में हम लोग देखेंगे। उससे पहले हम ये भी देखेंगे कि यूनाइटेड नेशन क्या है, कैसे बना, उसके बारे में थोड़ी बहुत चीजें जानेंगे। फिर हम लोग कोल्ड वॉर के बारे में जानेंगे, ठीक है, कि कोल्ड वॉर क्या था, कौन से दो ऐसे कंट्रीज थे, ठीक है, विच वर इन्वॉल्व्ड इन दिस कोल्ड वॉर। उसके बाद हम लोगों को देखना रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड अमंग द आर्मी ग्रुप्स। ये भी इट इज समवॉट कनेक्टेड टू द कोल्ड वॉर ओनली, कि वहां के जो दो कंट्रीज आपस में भिड़ रहे थे, उन लोगों ने इसको जो आर्मी ग्रुप्स के अंदर, मिलिट्री ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करने की कोशिश की थी। तो वो टॉपिक आ जाएगा। फिर हम लोग आर्मामेंट, डिसआर्मामेंट एंड न्यूक्लियर वेपन के बारे में अलग तरीके से पढ़ेंगे। पहले हम लोग करेंगे आर्मामेंट एंड डिसआर्मामेंट, और फिर हम लोग न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू कवर द टॉपिक ऑफ राइज, ठीक है, किस तरीके से कुछ कुछ जो नेशंस है, इसमें भी मेजरली हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट इज अबाउट एशिया एंड अफ्रीका। उसके बाद हम लोग नॉन अलाइंड मूवमेंट की तरफ बढ़ेंगे, विच इज अगेन कनेक्टेड टू द कोल्ड वॉर ओनली, या तो फिर हम लोग टू बी मोर प्रिसाइज इट इज मोस्ट कनेक्टेड टू द न्यूक्लियर वेपन, ठीक है, कि जो उस टाइम पे बन रहा था न्यूक्लियर वेपन, उससे रिलेटेड आपको नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है वो कनेक्टेड देखने को मिलेगा। नेक्स्ट विल बी पार्टीशन एंड यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, ठीक है, कैसे वो अलग हो गए और फिर उनका वापस से मर्ज भी हो गया। सेम वे हमको क्या देखना है, सोवियत यूनियन, ठीक है, यूएसएसआर जो है उसका टूटना, दैट इज द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, या तो फिर सोवियत यूनियन हम बोल सकते हैं एट द एंड। ठीक है, इंडियन स्टूडेंट हैं हम, तो इंडिया का कंट्रीब्यूशन देखेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया ने क्या क्या चीजें जो है वो प्राप्त कर रखी है इन द टेक्नोलॉजी वर्ल्ड, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर उन लोगों ने क्या क्या काम जो है वो कर रखे हैं। और लास्टली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि उनका रिलेशन किस तरीके का है। रिलेशन जो हम लोग इंडिया का देखने वाले हैं दैट इज विद द यूएस, ठीक है, और रशिया के साथ। इसके अलावा, ठीक है, जो हम लोग नेबरिंग कंट्रीज है उनके साथ का भी रिलेशन इसके अंदर चेकआउट करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन with the first topic, that is यूनाइटेड नेशन चार्टर। बेसिकली आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर के अंदर हम लोगों ने सिनेरियो देखा था कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, उसके बाद अमेरिका को ऐसा लगा कि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है, राइट। तो उसके अंदर उन लोगों ने क्या किया, एक नेशंस लीग को बनाना शुरू किया। नेशंस लीग का काम क्या था, ओवरऑल पीस जो है वो पूरे के पूरे वर्ल्ड में मेंटेन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है उसको देखना नेशंस लीग का काम था। बट क्या ऐसी चीज हो पाई, तो आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो हो गया। आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 व्हाट हैपेंड इज, वही जो नेशंस लीग है उसको चेंज कर दिया गया, मॉडिफाई कर दिया गया, और ज्यादा स्ट्रेंथन करके उसको एक दूसरे नाम के साथ लॉन्च किया गया, जिसका नाम क्या है, यूनाइटेड नेशन, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस चार्टर स्टार्ट विद द प्रीएम्बल। जैसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा प्रीएम्बल के साथ शुरू होता है, उसी तरीके से जो चार्टर है इसका वो भी कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे प्रीएम्बल के साथ शुरू हो रहा है, कि कुछ चीजें, कुछ वर्ड्स जो है वो आपको इसके अंदर प्रॉपरली मेंशन्ड देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं अब हम, ठीक है, चार्टर देख लेते हैं कि चार्टर के अंदर क्या क्या चीजें बताई गई। सबसे पहले जो आपको डेट याद रखनी रहेगी दैट इज 24 अक्टूबर 1945, कि दिस इज द डे जबकि बनाया गया था, ठीक है, इसको लागू जब करवाया गया था, वो डेट आपको इसके अंदर याद रखना रहेगा। इसके अलावा क्या बताया गया है कि फ्यूचर जनरेशन को बचाने के लिए फ्रॉम द पैंग्स, फ्रॉम द एट्रोसिटीज, ठीक है, जो डिफरेंट क्रूअल एक्टिविटीज है उनसे बचाने के लिए यूनाइटेड नेशन को एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। तो आप इसके अंदर एक की वर्ड याद रखोगे, टू सेव द फ्यूचर जनरेशन हो गया।
फिर क्या बताया गया, एम्फेसिस इज लेड ऑन सम प्रोजेक्ट्स, ठीक है, कि क्या क्या चीजें हैं जिसके ऊपर वो सबसे ज्यादा फोकस कर रहे थे। तो टॉलरेंस, म्यूचुअली लोगों के बीच में जो फ्रेंडशिप है ना, ओवरऑल जितने भी कंट्रीज हैं वर्ल्ड के अंदर, उनको म्यूचुअली कनेक्ट करना, दैट वाज द फर्स्ट मोटिव। तो उनके उस चीज के ऊपर उन लोगों ने काफी ज्यादा एम्फेसिस करना शुरू कर दिया था। फिर यही सेम पॉइंट जो है वो अभी हम लोग उनके एम्स में देखने वाले हैं, तो डीपली हम लोग उसी के अंदर देख लेंगे। लास्टली क्या है, अपील जो है वो किया गया था कि हर किस हम लोग क्या करना है, कोऑपरेशन करना है। अगर वर्ल्ड एक साथ में कोऑपरेट नहीं करेगी तो हम लोग कोई भी चीज को इजीली अचीव नहीं कर सकते। सो बेसिकली अगर हम बात करते हैं जो पीस है, टू बी मोर प्रिसाइज, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड पीस, ठीक है, वर्ल्ड पीस इज द प्राइमरी नीड वी कैन से, ठीक है, या तो फिर प्राइमरी फोकस या तो फिर मेन ऑब्जेक्टिव था ऑफ द यूनाइटेड नेशन। दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव, दैट इज टू मेंटेन द वर्ल्ड पीस, ठीक है। सो दिस इज द यूनाइटेड नेशन चार्टर। नेक्स्ट वी विल मूव टू द एम्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन, कि व्हाट इज द गोल, किस ऑब्जेक्टिव के साथ इसको पूरी तरीके से हम लोगों ने बना रखा था। तो द एम इंक्लूड्स, द फर्स्ट पॉइंट इज टू एस्टैब्लिश द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। देखो, आई नो बहुत लंबे लंबे पॉइंट्स हैं तो याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है, तो वी विल वर्क लिटिल बिट स्मार्टली। व्हाट यू विल हैव टू डू इज जस्ट रिमेंबर द कीवर्ड्स, ओके। एक बार अगर आपको कीवर्ड्स याद है तो आप उस सेंटेंस को खुद से थोड़ा बहुत फॉर्मेशन करके आप लोग आराम से उसको लिख पाओगे। तो हम लोग क्या करेंगे, कीवर्ड्स के साथ याद रखेंगे। द फर्स्ट कीवर्ड दैट यू विल हैव टू रिमेंबर विद द फर्स्ट एम इज दैट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना। नाउ हाउ वी विल अचीव दिस, तो भाई कभी भी अगर कोई भी चीज हो रही है, ठीक है, डिस्प्यूट चल रहा है, दो कंट्री के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, तो वो मैटर जो है वो किसके पास जाएगा, यूनाइटेड नेशन के पास जाएगा और उसको वो रिजॉल्व कर देगा, ठीक है। अगर यूनाइटेड नेशन को पता चल रहा है कि कल को कुछ चीज होने वाली है विच इज अगेंस्ट द वर्ल्ड पीस, ठीक है, तो उसको भी वो लोग क्या करेंगे, उसी टाइम पे रोक सकते हैं। सो प्राइमरी उनका एम क्या रहा यहाँ पे, to maintain the international peace and security. Connected to the first point, our second point is developing the friendly relation, ठीक है। As we are planning for the peace and security, it somewhere इट लाइक ये एक तरीके से हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, कि ये कनेक्शन बिठा रहा है ना, कि एक कंट्री जो है वो दूसरे कंट्री के साथ लड़ाई नहीं करेगी, ठीक है, डिस्प्यूट नहीं होगा, एक फ्रेंडली रिलेशन जो है उसको वो क्या करने की बात चल रही है, मेंटेन करने की बात चल रही है। तो इट इज अगेन रिलेटेड टू द फर्स्ट पॉइंट। अब इससे वापस अगर हम कनेक्ट करेंगे, फ्रेंडली रिलेशन अगर लाना है तो कौन सी चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा, तो दैट विल बी द सोशल, इकोनॉमिक, ठीक है, एंड कल्चरल प्रॉब्लम्स जो है उसको टैकल करना। नॉट इट इज़ नॉट लिमिटेड, ठीक है, कि एक ही कंट्री के अंदर हमको, ऐसा लिमिटेड नहीं है कि एक ही कंट्री के अंदर हमको ध्यान रखना है कि ये सारे डेवलपमेंट्स जो है वो आए, बल्कि यूनाइटेड नेशन का गोल ये रहेगा कि जितने भी ओवरऑल कंट्रीज मौजूद है इस वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, उन सभी के अंदर इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल लेवल पे जो भी एट्रॉसिटीज़ है उसको ख़त्म किया जाए और जो भी डेवलपमेंट है वो लोग ला सके। इसके अलावा इसके अंदर आपको एक चीज़ याद रखनी है, दैट विल बी द बेसिक फ्रीडम, ठीक है, एंड इसके अलावा ह्यूमन राइट्स, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर सिविक्स कि व्हाट इज ह्यूमन राइट। फिर इसी ह्यूमन राइट में से इवॉल्व हुआ एक हमारा टर्म है, दैट इज द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट एम जो है अगेन कनेक्टेड है, द सोसाइटी एक्ट्स एज अ सेंट्रल बॉडी, ठीक है, सेंट्रल बॉडी की तरह काम कर रहा है, बट किस चीज के लिए, व्हाट इज द वर्क of for which it is working as a central body. So you will have to remember for the peace and harmony, दो चीज है, एक हार्मनी हो गया और दूसरा आप याद रखोगे कि पीस, सब लोग एकदम शांति से रहे, ठीक है, और खुश होके रहे। These are the 4 aims that you will have to remember for your upcoming examinations. So यूनाइटेड चार्टर्स जो है वो खत्म होता है यहाँ पे और उसके एम्स जो है वो खत्म होते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक वी हैव कवर्ड हियर। मूविंग फॉरवर्ड वी हैव द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, दैट इज द कोल्ड वॉर। कब चल रहा था, 1945 to 1962। एज वी ऑल नो वर्ल्ड वॉर 2 was started in 1939 एंड इट काफ़ी टाइम लग गया उसको, 1945 तक वो ख़त्म हो गया, ठीक है। अब वो ख़त्म होते ही यूनाइटेड नेशन जो है उसका वो बन भी गया था 24 अक्टूबर को। अब उसके आगे क्या हुआ, दो बहुत ही पावरफुल कंट्रीज जो है वो उस टाइम पे धीरे धीरे उभर के आ रही थी, ठीक है। कौन सी वो कंट्रीज है, दैट यू विल हैव टू रिमेंबर। द फर्स्ट विल बी रशिया, ठीक है, और दूसरा आपको याद रखना है नाम अमेरिका। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस,
कि इन दोनों का इतना ज्यादा महत्व तो था नहीं वर्ल्ड वॉर के अंदर, क्योंकि जर्मन की लड़ाई चल रही थी, ब्रिटेन के साथ चल रही थी, तो फिर इन लोगों का, हाँ दैट वाज करेक्ट, बट ड्यू टू सम रीजंस वो लोग वो हट गए, ठीक है, जो हीरोइक मोमेंट होता है ना, वो हीरोइक मोमेंट से वो लोग हट गए। अब जो लाइमलाइट में है वो ये दोनों कंट्रीज जो है वो आ चुके हैं, ठीक है। इनके बीच में प्रॉब्लम क्या थी, वो आपको याद रखना है, दैट इज द आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम। अगर हम इसकी बात करते हैं ना, तो वी कैन से दैट आइडियोलॉजी वाज डिफरेंट बोथ ऑफ कंट्री के, ठीक है। तो वेन एवर यू आर आस्किंग इन योर एग्जाम्स और क्वेश्चंस के भाई जो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि रशिया और अमेरिका जो इसके बीच में कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई, द फर्स्ट पॉइंट दैट यू विल हैव टू ऐड इन योर आंसर इज दैट आइडियोलॉजी वाज डिफरेंट। अगर हम प्रॉपरली बात करें ना, तो रशिया बिलीव्ड इन द कम्युनिज्म, ठीक है, ये आप सभी को पता है कि ये कम्युनिस्ट सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बिलीव रखता था, कम्युनिस्ट टाइप के हुआ करते थे। जबकि अमेरिका जो है दे बिलीव्ड इन कैपिटलिज्म, दे ओनली बिलीव्ड दैट ये सब चीज़ें हमको इस वी डू नॉट हैव टू फोकस ऑन द रूलिंग पावर, रादर हम अपने आप को इतना ज़्यादा डेवलप करें टेक्निकली, ठीक है, कि हम लोग आगे जाके डिपेंडेंट ना होना पड़े हमें किसी और के ऊपर। दीज वर बोथ द आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू कंट्रीज। अब हम लोग स्टोरी लाइन पे जाते हैं कि क्या बताया गया है। सी द वर्ल्ड वॉर रिजल्टेड इनटू क्रिएशन ऑफ अमेरिका एंड रशिया एज अ सुपर पावर्स, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। तो ये आपको पहला पॉइंट जो है वो याद रखना है। तो रिगार्डिंग द कंट्रीज, टू कंट्रीज दैट वर इन्वॉल्व्ड इन दिस। फिर क्या बताया गया, रशियन एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी। अब आग लगनी कहाँ से शुरू हुई, ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप जो है वो किसने लिया था, रशिया ने लिया था। रशिया ने क्या किया, उसने अपने कुछ पॉलिसीज बनाए थे। अब वो जो पॉलिसीज थे वो इसके आइडियोलॉजी के खिलाफ चले गए थे, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। एंड अमेरिका एंड इंग्लैंड वाज सेपरेटेड, क्योंकि उनको नहीं पसंद आया कि भाई आप जो भी चीजें कर रहे हो वो तो अच्छी नहीं है, तो हम चले अपने रास्ते और तुम रहो अपनी आइडियोलॉजी के साथ, ठीक है। अब क्या हुआ, अब धीरे धीरे जो है कंपटीशन का माहौल जो है वो क्रिएट होने लगा, बिकॉज दोनों ही सुपर पावर्स है, दोनों के पास ही काफ़ी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज थी। अब वो लोग बोल के चीज़ें नहीं करते थे, दे वर नॉट फाइटिंग अ वॉर, ठीक है, वो लोग सिर्फ ऐसे साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं। हम लोग रेगुलर लाइफ में भी देखते हैं ना कि अगर आप किसी से गुस्सा हो, ठीक है, तो आप उससे बात नहीं करते हो बट ट्राई करते हो, हाँ कि ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, या फिर आपको अपने आप को थोड़ा बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे होते हो, कंपैरिजन कर रहे होते हो, जेलस फील कर रहे होते हो। उसी तरीके का सिस्टम आपको कोल्ड वॉर के अंदर भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो कोल्ड वॉर बेसिकली और कुछ नहीं है, इसके अंदर आपको क्या साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे थे, वो एक दूसरे को बताने की कोशिश कर रहे थे कि तुम हमसे छोटे हो, ऐसा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन जो है वो शुरू हो गया था उन लोगों के बीच में आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ओनली। द पावर वॉज सेंट्रलाइज्ड बिटवीन, अब हमको दिख रहा था कि बाकी जितनी भी कंट्रीज थी वो अपने अपने वर्ल्ड वॉर की वजह से जो भी उनको नुकसान हुआ था, ठीक है, वो उसके अंदर बिजी हो गए कि उनको उसमें से अब डेवलपमेंट लाना पड़ेगा, जितना भी नुकसान हुआ है उसको उनको भरपाई करनी पड़ेगी। नाउ वी कैन सी दैट द पावर, द होल पावर ऑफ द वर्ल्ड इज सेंट्रलाइज्ड बिटवीन टू डिफरेंट कंट्रीज विद द डिफरेंट आइडियोलॉजीज, ठीक है, एंड विद द सेम पावर, दोनों के पास एक तरीके का पावर भी आपको देखने को मिलता है। और क्योंकि ये ऐसे पोल की तरह है, ठीक है, एक इस साइड एक इस साइड घूमता है तो एक दूसरे साइड घूमता है, दोनों में कोई आपस में कोई तालमेल ही नहीं है, तो वी डिनोट इज एज अ पोल, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बाइपोलर। क्या बोल सकते हैं हम इसको, क्या पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है वो बाइपोलर वर्ल्ड के अंदर चेंज हो चुका है। नाउ द पावर इज नॉट विथ ऑल द डिफरेंट कंट्रीज इन, ऐसा बोल सकते हो, अलग अलग चीज़ों के अंदर, ठीक है, अलग अलग अमाउंट में पावर्स नहीं है, द होल पावर, ठीक है, जितना भी पावर है वो कैसा हो चुका है, अब सेंट्रलाइज्ड हो गया है टू ओनली टू कंट्रीज, दैट इज रशिया एंड अमेरिका। Owing to extremely tense situation between two powers blocks, this phase is known as Cold War। क्योंकि ये जो पूरा फेज चल रहा था ना वो बहुत ज़्यादा टेंस्ड माहौल था पूरे ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर। रीज़न क्या है, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि ये कोई छोटे मोटे कंट्रीज है जो आपस में लड़ेंगे तो ठीक है कुछ ऐसा होगा नहीं। मैंने अभी क्या बताया आपको कि ये लोग सुपर पावर्स थे, इनके पास बहुत सारी टेक्नोलॉजीज थी, तो ऑब्वियस सी बात है पूरे वर्ल्ड में टेंशन रहेगा ही कि अगर कल को जाके इन दोनों के बीच में किसी भी तरीके का वॉर होता है तो बीच में जितने भी कंट्रीज है ना वो भी उसके आटे में आ जाएंगे, ठीक है, उनको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वो बेयर करना पड़ सकता है। तो दिस वॉज अबाउट द कोल्ड वॉर। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि उसकी शुरुआत कब से हुई, ठीक है, तो रशिया
ने जो पॉलिसीज निकाली थी वो अमेरिका को नहीं पसंद आई, तो अमेरिका और जो इंग्लैंड है उन्होंने अपने आप को सेपरेट कर लिया। अलाइड और एक्सिस नेशन आपको याद रखना है कौन से नेशंस थे, वो अलग हो गए, ठीक है। अब ये दोनों सुप्रीम पावर की तरह बाहर आ चुके हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या हो रही थी, दोनों की आइडियोलॉजी जो है वो बिल्कुल भी मिल नहीं रही थी। वो लोग प्रॉपरली वॉर नहीं कर रहे थे, ठीक है, वो एक दूसरे को सिर्फ नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। दिस फेज इज नोन एज कोल्ड वॉर फेज। और दूसरा, क्योंकि जो भी पावर है, ठीक है, वो सेंट्रलाइज हो गया था दो कंट्रीज के बीच में, इस फेज को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, दैट इज बाइपोलर वर्ल्ड। तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा कोल्ड वॉर। इसके अलावा भी आपके बुक में जर्मनी के बारे में बहुत सारी चीजें दी गई है, तो हम लोग वो जो चीज है ना वो देख लेंगे जब हम लोग जर्मनी वाला पार्ट करेंगे, यूनिफिकेशन वाला जब पार्ट करेंगे तब हम लोग उसके अंदर कवर कर लेंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, व्हेन कोल्ड वॉर हैपेंड, मैंने आपको बताया कि रशिया जो है, एक रशिया और अमेरिका जो है, उसने वर्ल्ड को बहुत सारे मिलिट्री बेसिस के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश कर दी थी। सो यू विल हैव टू रिमेंबर 4 डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। जो 4 मैं आपको बताऊंगी वो आपको डायरेक्टली याद रखना रहेगा। तो फर्स्ट क्या है, ड्यू टू द म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट, ठीक है, उनके बीच में अब बनती नहीं थी, वो दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे। वंस अपॉन अ टाइम वो दोस्त हुआ करते थे वर्ल्ड वॉर के अंदर, बट नाउ टाइम जो टेबल टर्न्स हो चुके हैं, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, उन लोगों के बीच में बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है, जिसकी वजह से कि मिलिट्री पावर बेस जो है उसकी बनने की शुरुआत हो चुकी थी। फर्स्ट शुरुआत कहाँ से हुई, तो अमेरिका, लेड एंड इंस्पायर्ड बाय अमेरिका, आपको पहला याद रखना है। नाटो जो है उसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई। नाटो लिखना है, उसका आपको फुल फॉर्म लिखना है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है कि कौन सी कंट्रीज इसके अंदर इन्वॉल्व होंगी। जो भी कंट्रीज आपके नॉर्थ अटलांटिक ओशन के पास है ना, वो सारी कंट्रीज इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती है। इसके अलावा आपको डेट याद रखनी है, अप्रैल 1949 में नाटो जो है उसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी। सेकेंड आपको याद रखना है, सेम अमेरिका ने वापिस एक जो मिलिट्री बेस है उसको, मिलिट्री पावर जो है उसको एस्टैब्लिश किया, दैट इज नोन एज सीएटो, ठीक है, या तो फिर सीटो भी आप बोल सकते हो। इसका फुल फॉर्म क्या है, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये कब किया गया था, तो ये 1945 के अंदर इसको एस्टैब्लिश किया गया था। अब अमेरिका ने हम लोग बोल सकते हैं कि दो मिलिट्री पावर्स जो उसको एस्टैब्लिश कर दिया, तो रशिया भी तो दिखाएगी ना, कोल्ड वॉर तो अभी भी चल रहा है, राइट। तो अब उन लोगों ने क्या करना शुरू किया कि रशिया ने उसका जवाब देना शुरू किया। ही स्टार्टेड वन ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड वॉर्सो पैक्ट। क्या नाम है उसका, वॉर्सो पैक्ट। आपको याद क्या रखना है कि वॉर्सो पैक्ट जो है वो कौन से मिलिट्री पावर के अगेंस्ट में बनाया गया था। सो यू विल हैव टू रिमेंबर दैट इट वाज मेड अगेंस्ट द सीटो या तो फिर सीएटो, ठीक है। इसके अगेंस्ट में वॉर्सो पैक्ट बनाया था। किसने बनाया था, रशिया ने बनाया था। अदर ऑर्गेनाइजेशन, इसके अलावा भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। एक ही आपको इसके अंदर याद रखना है, दैट इज सेंटो। सेंटो का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, सेंट्रल ईस्ट नॉर्थ ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका कि दूसरा नाम क्या है, इसको बगदाद ट्रीटी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। जब ये बनाया गया था तब मिडिल ईस्ट कंट्रीज जो है, जो हम लोग बोल सकते हैं अरेबिक कंट्रीज जो है, उन लोगों ने बनाया था। बट लेटर इसका जो भी पावर है वो किसके हाथ में चला गया था, अमेरिका के हाथ में। तो ये 4 नाम याद रखेंगे, नाटो, सीटो या फिर सीएटो, नेक्स्ट इज द वॉर्सो पैक्ट एंड लास्ट इज द सेंटो। चलो आगे बढ़ते हैं। So moving forward to our next topic, that is armament and disarmament. Basically सबसे पहले हमको जानना है कि इन दोनों वर्ड्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। एकदम आसान शब्दों में अगर हम बोलेंगे, आर्मामेंट्स मतलब हथियार उठा लेना, ठीक है। अगर हथियार आपके पास है, इट विल बी नोन एज आर्मामेंट। एंड डिसआर्मामेंट का मतलब क्या होगा, उसका ऑपोजिट, कि आप उसी हथियार को नीचे रख रहे हो, ठीक है, अपने हाथ खड़े कर लिए आप लोगों ने बेसिकली। सो आर्मामेंट एंड डिसआर्मामेंट। सो वी विल स्टार्ट विद दिस टॉपिक कि इसके अंदर बेसिकली हुआ क्या था। यहाँ पे जो वेपन की हम लोग बात कर रहे थे, वेपन उठाया और वेपन वापस से उन लोगों ने रख दिया, इट इज रिलेटेड टू द न्यूक्लियर वेपन, ठीक है। कि न्यूक्लियर वेपन की जो है हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, दैट इज टू रिलेटेड टू द अमेरिका एंड रशिया, ठीक है। यानी कि कोल्ड वॉर की सिचुएशन की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। एज अमेरिका हैड यूज्ड बॉम्ब ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी, बिकॉज एज वी यूजुअली नो कि यहाँ पे अब माहौल कैसा चल रहा है, कोल्ड वॉर की वजह से ना एक उन लोगों के बीच में एक म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट आपको देखने को मिल रहा था, ठीक है। सुप्रीम पावर्स के बारे में हमको देखने को मिल रहा था। तो अमेरिका ने इसकी शुरुआत की। हाउ दे स्टार्टेड, सो उन्होंने सबसे पहली बार वर्ल्ड वॉर के अंदर हिरोशिमा एंड नागासाकी के अंदर, ठीक है, उन लोगों ने न्यूक्लियर वेपन का यूटिलाइजेशन किया था। अब क्योंकि अमेरिका ने किया है तो रशिया को भी वो करना तो पड़ेगा। क्यों, क्योंकि कोल्ड वॉर चल रहा है, ठीक है, हम आपस में बात नहीं कर रहे हैं, हम एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट।
तो सोवियत यूनियन ने क्या किया, उन्होंने भी एक सक्सेसफुली, ठीक है, सक्सेसफुली एक न्यूक्लियर टेस्ट जो है उसको कंडक्ट किया, विच वाज सक्सेसफुल। तो ये दोनों चीजें हो गई। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज, अमेरिका ने एक शुरुआत की, पता नहीं अचानक से चुल मची होगी उसको। अमेरिका नाउ डिक्लेयर्ड ब्लॉकेड, ठीक है, ब्लॉकेड टुवर्ड्स विच कंट्री, टुवर्ड्स द क्यूबा, कम्युनिस्ट क्यूबा की तरफ उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने बता दिया कि भाई अब हम लोग इसको अपने अंडर में लेने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ रशिया को लगा बुरा कि भाई क्यूबा के साथ इतनी गलत चीजें क्यों हो, और वी कैन से क्योंकि इसके अंदर अमेरिका इन्वॉल्व थी तो रशिया का पार्ट लेना बहुत ज्यादा जरूरी बन चुका था, राइट। तो रशिया आई इस गेम के अंदर, ठीक है, अब वो क्या कर रही है, मैदान में आ चुकी है। नाउ क्या होने लगा, टू डिफेंड क्यूबा, क्योंकि क्यूबा के खिलाफ अमेरिका ने शुरू कर दिया था ब्लॉकेड जो है, तो क्यूबा को बचाने के लिए रशिया ने क्या किया, दे सेंट शिप्स, और शिप्स के अंदर क्या भेजे थे उन्होंने, बहुत सारे। द शिप वॉज लिटरली लोडेड विद द न्यूक्लियर मिसाइल्स, कि अगर कल को अमेरिका जो है क्यूबा के ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी अटैक करती है तो तुरंत रशियन जो न्यूक्लियर मिसाइल्स भेजे गए उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, अमेरिका के ऊपर तुरंत जो है वो अटैक कर सकते हैं। माहौल जो है अब वो बहुत ज्यादा गर्म हो चुका था, हम लोग अगर बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों सुपर पावर अब किस चीज पे आ चुके हैं, एक दूसरे को डराने के, ठीक है, एक दूसरे को थ्रेटन करने की कोशिश कर रहे हैं। बट अगर हम लोग लॉजिकली देखें इस चीज को, ह्यूमैनिटी के साथ देखें, तो क्या ये जो दोनों कंट्रीज इन्वॉल्व हो रहे हैं न्यूक्लियर वॉर के अंदर, क्या फर्क सिर्फ इन दोनों को पड़ने वाला होगा, तो आंसर होगा नहीं। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर वॉर ऐसा कोई छोटा मोटा वॉर नहीं है, ठीक है, बहुत ज्यादा ह्यूज इम्पैक्ट के साथ ये चीज जो है वो टेक प्लेस करती है, राइट। तो अगर न्यूक्लियर वॉर सच में हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और रशिया का नुकसान नहीं होगा, उसके आसपास जितनी भी कंट्रीज है, ठीक है, उन सभी का नुकसान हो सकता है ड्यू टू दिस, ठीक है। शायद इन लोगों में ह्यूमैनिटी जाग गई थी, और फाइनली क्या हुआ, अमेरिका और जो लीडर्स ऑफ अमेरिका एंड द लीडर्स ऑफ सोवियत यूनियन, उन्होंने फाइनली पहली बार जो है बात की, किसके ऊपर बात की, दिस फर्स्ट टॉक ऑन द, ठीक है, किसके ऊपर बात की, हॉटलाइन के ऊपर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय हॉटलाइन, हॉटलाइन यहाँ पे बेसिकली कुछ नहीं है, टेलीफोन की बात की गई है, कि पहली बार जो है उन्होंने टेलीफोन पे एक दूसरे से बात किया, रियलाइज किया कि भाई हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, दोनों ने बातचीत की, म्यूचुअल डिसीजन पे आए कि एक काम करते हैं, तुम अपने जो मिसाइल्स है उसको भी पीछे ले लो, हमने जो ब्लॉकेट करने की कोशिश की हम भी उसको पीछे ले लेंगे, ठीक है। तो म्यूचुअली उन लोगों ने ये चीज डिसाइड किया। नाउ रिमेंबर द कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर जो है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे टूटने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। पहला स्टेप ऑलरेडी लिया जा चुका है जिससे कि जो कोल्ड वॉर है वो खत्म हो सकता है। नाउ क्योंकि पहला इनिशिएटिव लिया गया है और दोनों कंट्रीज जो है वो आपस में बात करने लगी है, ये पूरा का पूरा जो सिनेरियो है, जो पूरा सीन है, इसको हम लोग एक दूसरे नाम से जानते हैं, दैट इज नोन एज क्यूबन क्राइसिस, ठीक है। आपको गिव रीजन में भी पूछा जा सकता है कि क्यूबन क्राइसिस की वजह से धीरे धीरे, क्यूबन क्राइसिस वाज द बिगिनिंग ऑफ द एंडिंग ऑफ द कोल्ड वॉर बिटवीन अमेरिका एंड रशिया, तो आपको ये एक्सप्लेन करना आना चाहिए। आइदर दे विल आस्क यू अबाउट द गिव रीजन दैट आई टोल्ड यू ऑलरेडी, और दे विल आस्क यू द क्वेश्चन ऑन आर्मामेंट एंड डिसआर्मामेंट, या तो फिर शॉर्ट नोट पूछ लेंगे कि क्यूबन क्राइसिस के ऊपर लिखो। तीनों में आपको आंसर इतना ही लिखना है, ठीक है। आप अगर इतने पॉइंट्स इन्वॉल्व कर रहे हो अपने आंसर में, इट विल बी मोर देन इनफ। मूविंग फॉरवर्ड, आपके टेक्स्ट बुक के अंदर आर्मामेंट, डिसआर्मामेंट एंड न्यूक्लियर वेपन एंड इट्स यूजलेसनेस जो है वो एक साथ दिया गया है कंबाइनली, बट मैंने यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करके आपको बता रही हूँ ताकि आप इजीली चीजों को जो है वो याद रख सको। इसके लिए आपको क्या करना है, सेम जैसे हम लोगों ने आर्मामेंट में देखा था ना, उसका इंट्रोडक्शन आपको उसी तरीके से लिखना रहेगा कि अमेरिका ने बॉम्ब थ्रो किया था हिरोशिमा एंड नागासाकी के ऊपर, सेम वे सोवियत यूनियन ने क्या किया, न्यूक्लियर, एक सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट को कंडक्ट किया था। दोनों ही जो है सुप्रीम पावर या तो फिर न्यूक्लियर पावर से एकदम ही संयुक्त थे, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस इज, क्योंकि उनको रियलाइज हो गया था कि अगर ऐसा ही न्यूक्लियर वेपन हर एक कंट्री बना लेगा, ठीक है, तो जो वर्ल्ड पीस है, जो यूनाइटेड नेशन जिस वर्ल्ड पीस के बारे में बात कर रही है ना, वो खतरे में आ सकती है, ठीक है। ड्यू टू दिस दे स्टार्टेड, या तो फिर उन्होंने एक अग्रीमेंट बना दिया, ठीक है। इस अग्रीमेंट का नाम आपको याद रखना है, दैट इज नोन एज पार्शियल न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, partial nuclear test ban treaty, this is the agreement. Now you will have to remember the three countries, ठीक है, जिन्होंने कि इस अग्रीमेंट को बनाया था। तो वो तीन कंट्रीज कौन से हैं, द फर्स्ट विल बी अमेरिका, सोवियत यूनियन एंड द ब्रिटेन। दे कंबाइनली, ठीक है, म्यूचुअली इन लोगों ने इस अग्रीमेंट को बनाया था। अब पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो ट्रीटी है वो बोलना क्या चाहती है, तो यहाँ पे है इसका आंसर, ठीक है, कि ये जो ट्रीटी है, इट इम्पोज्ड बैन ऑन
कंडक्टिंग अ न्यूक्लियर टेस्ट ऑन ईच अदर्स कंट्री। आप अपना न्यूक्लियर बॉम्ब अगर बना रहे हो तो ठीक है, बट यू कैन कंडक्ट अ टेस्ट सो दैट यू विल बी अननोन अबाउट द सक्सेसफुल, कि आपका जो न्यूक्लियर बॉम्ब है वो सक्सेसफुल है या नहीं है, वो आपको बिल्कुल भी टेस्ट ही नहीं करना है, ताकि कोई न्यूक्लियर वेपन बनाए ही ना, ठीक है। इसलिए इसको बनाया गया था। तो आपको याद रखना है कि ये ट्रीटी जो है वो किस चीज के बारे में बात कर रही है। टॉकिंग अबाउट द कंट्रीज हु वर अग्रीड ऑन दिस अग्रीमेंट, ठीक है, तो वो तो बहुत सारी कंट्रीज थी जो कि इस ट्रीटी में इन्वॉल्व हो चुकी थी, बट देर आर सम कंट्रीज जो इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हुई थी। उसके अंदर से पहला रहेगा फ्रांस और दूसरा रहेगा चाइना। देख लो, फ्रांस रिफ्यूज्ड टू साइन द ट्रीटी, ठीक है, पहला उसने मना कर दिया और उसने एक अपना न्यूक्लियर टेस्ट को कंडक्ट भी किया था। इसके अलावा दूसरी कंट्री कौन सी होगी? चाइना। चाइना ने भी क्या किया था? रिफ्यूज किया था कि भाई हम भी इस ट्रीटी के अंदर नहीं मानेंगे, और उन्होंने भी अपना जो सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट है उसको कंडक्ट किया था 1964 के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर सेम टॉपिक जो है वो कंटिन्यू रखेंगे हम। अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियर वेपन्स, क्या सिर्फ न्यूक्लियर वेपन जो है वही मास डिस्ट्रक्शन कर सकता है? ठीक है, तो आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि केमिकल वेपन्स भी आता है, ठीक है, बायोलॉजिकल वेपन्स भी आता है। बायोलॉजिकल वेपन्स का मतलब क्या होगा यहाँ पे, कि मान लो एक कंट्री ने दूसरी कंट्री के ऊपर, ठीक है, एक नए तरीके का वायरस जो है उसको छोड़ दी, तो ऑब्वियस सी बात है जो सामने वाली कंट्री है उसको बहुत ज्यादा लॉसेस फेस करना पड़ेगा। टेक्निक्स होंगी नहीं, वायरस को टैकल करना आएगा नहीं, ठीक है, इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा उनको लॉस हो सकता है, सोशियली बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज दैट इज द मास डिस्ट्रक्शन, यानी कि जत्थे में, ठीक है, मास मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा ह्यूज नंबर्स में लोगों की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, ठीक है, जिससे कि ओवरऑल उनकी कंट्री का डेवलपमेंट डाउनफॉल में चेंज हो सकता है। तो ऐसी सारी चीजें जो है वो इस ट्रीटी के थ्रू हम लोग क्या कर रहे थे, उसको बंद करवाने की कोशिश कर रहे थे। टॉकिंग अबाउट इंडिया, के इंडिया जो है उसका क्या पर्सपेक्टिव चल रहा था इस ट्रीटी को लेके, तो इंडिया हैज ऑलवेज वेलकम्ड दिस, ठीक है। इंडिया जो है वो हमेशा से ही एक नॉन वायलेंट कंट्री की तरह रही है, कभी भी कोई भी चीज को ना ही वो इनिशिएट करती है, ठीक है, और ना ही इतना ज्यादा वायलेंस में वो बिलीव करती है। बट इंडिया की एक फीचर आपको याद रखनी है कि अगर कोई सामने से हमको कोई चीज करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो हमको उसका जवाब देना बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। तो हम लोग अगर बोल सकते हैं कि ये एक ऐसी थियरी में मानती है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं वाली जो थियरी है वो इंडिया के अंदर बहुत अच्छे से अप्लाई होती है। तो हम लोगों ने काफी अच्छे से इस ट्रीटी को वेलकम किया था, बट हमने कहीं ना कहीं, हमको पता है कि हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे स्टडी करेंगे कि पोखरण के अंदर, राजस्थान के अंदर हम लोगों ने एक सक्सेसफुल न्यूक्लियर जो टेस्ट है उसको कंडक्ट करवाया था। तो यहाँ तक हमको इसके अंदर याद रखना है। एक अगर आपको इस आंसर को कंक्लूड करना है, हाउ विल यू कंक्लूड इट? सो राइटली वी कैन से दैट देयर इज यूजफुलनेस ऑफ न्यूक्लियर वेपन इन इट्स यूजलेस। न्यूक्लियर वेपन बना दिया है, ठीक है, बट अगर आप उसको यूज नहीं कर रहे हो, उसको डिसआर्मामेंट कर दिया है, छोड़ दिया है कि अब हम यूज नहीं करेंगे, उसी में ही सबकी भलाई है। दैट विल बी द मोस्ट यूजफुल थिंग, ठीक है। व्हाट विल बी द मोस्ट यूजफुल थिंग? द यूजलेसनेस ऑफ द न्यूक्लियर वेपन विल बी द मोस्ट यूजफुल थिंग टू मेंटेन द वर्ल्ड पीस, ठीक है, इन ओवरऑल वर्ल्ड। तो यहाँ पे ये टॉपिक जो है वो खत्म होता है। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक, मैंने अभी आपको बताया कि इंडिपेंडेंस हो रहा था, ठीक है। अभी जो 1945, 1947, 1949, हमको पता है कि इंडिपेंडेंस जो है वो धीरे धीरे आने लगा था। तो दो मेजर कॉन्टिनेंट जो है उसके बारे में हमको इसके अंदर स्टडी करना है। द फर्स्ट विल बी एशिया, सेकंड विल बी अफ्रीका, ठीक है। अगर आपको कंबाइनली पूछा जा रहा है, डायरेक्ट पूछ रहा है कि राइज ऑफ इंडिपेंडेंट नेशन के बारे में बताओ, तो दोनों कॉन्टिनेंट्स के बारे में यू विल हैव टू मेंशन इन आंसर। द फर्स्ट विल बी एशिया। एज वी ऑल नो, वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद ही धीरे धीरे जो है बहुत सारी कंट्रीज एशिया के अंदर इंडिपेंडेंट होने लगी थी, इंडिया बिंग वन ऑफ देम, ठीक है। एज वी ऑल नो, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो है वो लग चुकी थी, ड्यू टू विच इंडिया वाज डिवाइडेड, और वी कैन से पार्टीशनड इनटू 2, ठीक है। दैट इज इंडिया एक बना था और दूसरा पाकिस्तान। इसका आपको ईयर जो है वो आपको याद रखना है 1947, कि कब हुई थी इंडिया इंडिपेंडेंट। इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही इंडिपेंडेंट हो गए थे 1947 के अंदर। एशिया के अंदर और भी कंट्रीज है जो कि उसी टाइम पे इंडिपेंडेंट हो रहे थे, तो याद रखना है म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गया, इंडोनेशिया हो गया, वो भी कौन से ईयर में हुए थे? 1949 के अंदर ये लोग भी इंडिपेंडेंट हो गए थे। ये सारी कंट्रीज जो है वो भी इंडिपेंडेंट हो गई थी। और लास्टली कुछ और भी कंट्रीज थे जैसे कि लाओस हो गया, कैम्बोडिया हो गया, उन लोगों को भी इंडिपेंडेंस मिल गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द अफ्रीका, कि अफ्रीका में भी हमको पता है कि वहां पे भी डिक्टेटरशिप
तो प्रॉपरली नहीं बोल सकते, बट कब्जा किया हुआ था यूरोपियंस ने काफी ज्यादा। तो वहां पे भी पहले जो है 3 मेजर कंट्रीज जो है उन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट कर लिया था। वो नाम आपको याद रखना है, अबिसिनिया, साउथ अफ्रीका एंड इजिप्ट। ये 3 पहली ऐसी कंट्रीज थी अफ्रीका के अंदर जो इंडिपेंडेंट हो गई थी। अगर हम बाकी कंट्रीज की बात करते हैं तो जो 40 कंट्रीज थे, छोटे हो या फिर बड़े हो, उनको थोड़ा टाइम लगा। कितना? 16 ईयर्स का टेन्योर। टेन्योर का मतलब क्या है? टाइम है, ठीक है। 16 साल उनको लग गए, बट फाइनली ये जो 40 छोटे और बड़े प्रदेश है वो भी क्या हो गए, कंट्रीज है, वो क्या हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए थे, ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉन अलाइंड मूवमेंट। यहाँ पे ये जो आपको चीजें बताई गई है वो थोड़ा बहुत नॉन अलाइंड मूवमेंट के बारे में बताई गई है, दैट वी विल बी सीइंग इन द नेक्स्ट टॉपिक। तो डायरेक्ट शुरू करते हैं अबाउट द नॉन अलाइंड मूवमेंट। नॉन अलाइंड मूवमेंट, सबसे पहले समझ लेते हैं कि नॉन अलाइंड मूवमेंट का मतलब क्या है। अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा पीछे जाओ, जब हम लोग कोल्ड वॉर की बात कर रहे थे, बाइपोलर वर्ल्ड बन गया था, ठीक है। एक रशिया है, एक साइड पे रशिया है, एक साइड पे अमेरिका है। जो बाकी की कंट्रीज है उनको क्या करना पड़ेगा? हाँ, तो कुछ कंट्रीज जो है वो अमेरिका को सपोर्ट कर रहे थे और कुछ जो है वो क्या कर रहे थे, रशिया को सपोर्ट कर रहे थे। कुछ ऐसी भी कंट्रीज थी जिनका प्राइमरी अभी मोटिव क्या था, क्योंकि वो अभी नए नए, ठीक है, ताजेतर में इंडिपेंडेंट हुए, देयर एम वॉज टू नॉट टू बी इंक्लूडेड इन एनी ऑफ दिस कंट्रीज, ठीक है। वो किसी में भी पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते थे, ना इनको सपोर्ट करना चाहते थे ना उनको सपोर्ट करना चाहते थे। रीजन क्या था? कि उनका अब एक गोल सेट था। क्या था? कि भाई हमको इकोनॉमिकली डेवलपमेंट चाहिए, ठीक है, इकोनॉमिक हमको डेवलपमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी अभी हम लोग इंडिपेंडेंट हुए हैं, हम लोगों को अपने आप को सोशली डेवलप करना पड़ेगा। तो जितना फोकस हम इसके ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है, अपने आप को डेवलप करने में, वो हमें यहाँ पे लगाना चाहिए, ना कि किसी और कंट्री को सपोर्ट करना चाहिए। तो ये जो मूवमेंट जैसा चलने लगा कि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी ही न्यूट्रल बन गई, दे डिड नॉट वांटेड टू बिकेम अ पार्ट ऑफ अमेरिका, और दे डिड नॉट वांटेड टू बिकम अ पार्ट ऑफ रशिया, ठीक है। दे वांट, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है। टू बी मोर प्रिसाइज वी कैन यूज द वर्ड सपोर्ट, कि दोनों को ही वो लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे। दे वांटेड टू बी लिबरल, ठीक है, कि उन लोगों को न्यूट्रल रहना है और किसी को भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, और सिर्फ अपने खुद के कंट्री के लिए, जो डेवलपमेंट के लिए जितने भी चीजें है उसके ऊपर उनको प्राइमरी फोकस देना था। द नेशंस, ठीक है, द नेशंस विच अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ नॉट टू अलाइन, ठीक है, किसी का भी साथ नहीं देना है, ना हमको अमेरिका का साथ देना है, ना ही हमको किसका, रशिया का जो है वो साथ देना है। उन लोगों ने क्या किया, उन लोग, वैसे नेशंस को हम लोग क्या नाम देते हैं, नॉन अलाइंड नेशंस बोलते हैं। क्या बोला जाएगा इनको? नॉन अलाइंड नेशंस। के ये लोग कैसे रह गए? न्यूट्रल ही रह गए। इनकी आइडियोलॉजी बहुत ज्यादा डिफरेंट थी, सुप्रीम पावर्स जो है, सुपर पावर्स जो थे, उनसे तो काफी ज्यादा अलग थी, ठीक है। तो इनको हम लोग कैसा बोलते हैं? न्यूट्रल नेशन के नाम से भी जानते हैं। दे वॉन्टेड टू हैव ओवरऑल डेवलपमेंट मेंटेनिंग इट्स यूनिक एग्जिस्टेंस, दैट्स व्हाट आई सेड, ठीक है। उनका प्राइमरी फोकस ये नहीं था कि इसको सपोर्ट करना है, उसको सपोर्ट करना है, भाड़ में जाओ तुम लोग, ठीक है। अभी मैं इंडिपेंडेंट हुआ हूँ, मुझे ये स्ट्रेस है कि मुझे अपना देश कैसे चलाना है, कैसे इसके अंदर मैं बरकत ला सकता हूँ, ठीक है। तो उसके ऊपर हम लोगों ने सबसे ज्यादा ध्यान दिया। कौन से ऐसे मिनिस्टर्स थे, ठीक है, जिन्होंने कि सबसे ज्यादा ध्यान दिया था नॉन अलाइंड मूवमेंट की तरफ? सो इंडिया प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू इसके अंदर थे, ठीक है। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे, फिर आपके इजिप्ट के प्रेसिडेंट आ जाते हैं, ठीक है। यूगोस्लेविया के जो प्रेसिडेंट है, ये सभी लोगों ने मिलकर इस मूवमेंट की शुरुआत की थी। इसलिए इनको ना एक टर्म यूज करते हैं हम लोग, फादर ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट, जिसको कि हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, NAM भी इसको लिखा जा सकता है, नैम के नाम से भी इसको हम लोग जान सकते हैं, ठीक है, नॉन अलाइन मूवमेंट। इसी टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए, एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, ठीक है, जिसके अंदर कि इस मूवमेंट को हम लोगों ने ऐसा बोल सकते हैं कि लीगली हम लोग ले आए थे कि हाँ भाई अब ऐसी मूवमेंट की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। तो कहाँ हुआ था? तो कॉन्फ्रेंस ऑफ बैंडुंग जो है 1955 में हुआ था, वो आपको याद रखना है। इसके अंदर कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा था, दैट यू विल हैव टू रिमेंबर एंड ऑल्सो इंक्लूड इन योर आंसर। तो 23 कंट्रीज थी जो कि एशिया से बिलोंग करती थी, और 6 कंट्रीज थी जो कि अफ्रीका से बिलोंग करती थी। इन सभी लोगों ने मिला, एक मीटिंग किया कॉन्फ्रेंस में, और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को फाइनली एस्टैब्लिश कर दिया। मूविंग फॉरवर्ड,
आपको एक क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है कि इंडिया का क्या स्टेप था, मतलब टू बी मोर प्रिसाइज जवाहरलाल नेहरू का क्या स्टेटस था, वो नॉन अलाइंड मूवमेंट के बारे में क्या सोचते थे, ठीक है, तो उसके अंदर से आपको पूछा जा सकता है। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट, ठीक है। ही बिलीव्ड, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है, व्हाट ही बिलीव्ड इन, he believed instead of aligning any power block or military group we can protect our national interest of by being neutral, कि एक कंट्री को या फिर दूसरी कंट्री को फायदा नहीं देना है, पूरा का पूरा फोकस अगर मैं अपनी कंट्री पे लगाऊंगा तो नेशनल इंटरेस्ट जो है, ठीक है, मेरा नेशन जो है वो काफी ज्यादा आगे आ सकता है, उसका काफी ज्यादा डेवलपमेंट जो है वो हो सकता है, ठीक है। अगर हम अभी की बात करते हैं ना, फॉर नाउ देर आर वेरी मोर एंड मोर कंट्रीज जो कि क्या कर रही है, नॉन अलाइंड मूवमेंट को ज्वाइन करती जा रही है। और अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि नॉन अलाइंड मूवमेंट का अल्टीमेट गोल जो है वो क्या है, इट इज कनेक्टेड टू द यूनाइटेड नेशन चार्टर के इट बिलीव्स इन द वर्ल्ड पीस, ठीक है। वर्ल्ड के अंदर अगर पीस लाना तो दो लोग झगड़ रहे हैं उनको अपना काम करने दो, आप उनसे दूर रहो, ठीक है, क्योंकि आप अगर किसी का सपोर्ट कर रहे हो आगे जाके आपके लिए भी वो तकलीफ वाली बात जो है वो हो सकती है। सो इट्स बेटर टू बी न्यूट्रल एंड किसी के झगड़े में हमको पड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। सो दिस टॉपिक इज अबाउट द नॉन अलाइंड मूवमेंट। जो पहला हम लोगों ने स्लाइड देखा था, ठीक है, और ये दूसरा वाला जो स्लाइड है हमारा, इतना अगर आप लिखते हो नॉन अलाइंड मूवमेंट में इट विल बी मोर देन इनफ, ठीक है। 3 मार्क्स या फिर 4 मार्क्स के अंदर अगर आप इतना लिखते हो तो आपको इजीली मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे। मूविंग फॉरवर्ड, एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है, दैट इज पार्टीशन एंड यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। स्टोरी जैसा है, एकदम स्टोरी जैसा ही याद करो, बहुत इजीली आपको ये क्वेश्चन जो है वो याद रह जाएगा। इसके अंदर आपको कैसे पूछ सकते हैं, तोड़ के क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, either they will ask you about the only partition of Germany or they will ask you about the unification of Germany, और उसके अलावा क्या क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं आपको बर्लिन ब्लॉकेड के बारे में, आपको पूछा जा सकता है बर्लिन ब्लॉकेड के बारे में, और आपको दूसरा एक जो शॉर्ट नोट है वो करना है अबाउट द जर्मन मिरेकल। तो ये टोटल 4 क्वेश्चंस जो है वो इस टॉपिक में से आपके बन सकते हैं। चलो देख लेते हैं फटाफट क्या हुआ था। हमको पता है जब नाजिस जर्मनी जो है उसकी वजह से ही वर्ल्ड वॉर 2 जो है उसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होते ही हमको पता है जर्मनी की हालत बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी, ना उसके पास अब कोई पावरफुल लीडर था, ठीक है, और ना ही उसके पास इतने पैसे थे कि वो अपने आप को संभाल सके। ड्यू टू दीज रीजंस जो हमारा पूरा का पूरा जर्मनी था उसको टुकड़ों टुकड़ों में, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन को इजी करने के लिए 4 टुकड़ों में बांट दिया गया था। दैट इज what is being written here, that it was divided into 4 different administrations. First was led by the America, दूसरा ब्रिटेन ने रखा था कि ब्रिटेन के लगते जितना भी एरिया है वो ब्रिटेन का हो गया, फ्रांस का भी सेम था, और ईस्टर्न पार्ट जो है, ठीक है, ईस्टर्न पार्ट जो है वो किसने ले लिया था, रशिया ने ले लिया था। ये 4 एडमिनिस्ट्रेशन आपको याद रखना है। अब स्टोरी में आगे क्या होता है, कैपिटल ऑफ जर्मनी दैट इज बर्लिन, ठीक है, बर्लिन के ऊपर काफी सारी स्टोरी है। तो बर्लिन जो है वो डिवाइड हो गया था मेनली 4 पार्ट्स के अंदर, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने पार्ट्स ले लिया, और इसके अलावा एक जो है वो बच गया था, जो ईस्टर्न वाला पार्ट है वो किसके लिए बच गया था, रशिया के लिए। जो ये तीनों थे ना, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया और अमेरिका हो गया, तो ब्रिटेन और फ्रांस ने आगे जाके ऐसा बोला कि ठीक है आप अमेरिका हो, हम लोग तो दोस्ती है तो आप हैंडल कर सकते हो। तो वहां पे एक नई पार्टी की शुरुआत हुई थी जिसका नाम आपको याद रखना है फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, ठीक है। कि अगर आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वेस्टर्न जर्मनी में, वेस्टर्न पार्ट ऑफ जर्मनी में कौन सा पार्टी, ठीक है, बिलोंग कर रहा था वहां से, तो आपको याद रखना है कि अमेरिका ने वहां पे फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी की शुरुआत की थी, एस्टैब्लिश किया था। अब इसी से हमको दूसरा क्वेश्चन भी आना चाहिए कि ईस्टर्न जर्मनी भी तो था ना, ईस्टर्न जर्मनी भी तो था, तो वहां पे कौन सी पार्टी आई, इसकी देखा देखी वहां पे रशिया ने भी एक पार्टी फॉर्म किया जिसका नाम आपको याद रखना है, इट विल बी नोन एज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ ईस्ट जर्मनी। तो ये दोनों पार्टीज का आपको नाम जो है वो याद रखना है, एक रशिया ने एस्टैब्लिश किया था ईस्ट जर्मनी के अंदर, और दूसरा जो है वो अमेरिका ने एस्टैब्लिश किया था वेस्टर्न जर्मनी के अंदर। अब दोनों ही, क्योंकि ये जो टाइम था ना वो कोल्ड वॉर वाला फेज था, अभी भी
रशिया के अंदर और अमेरिका के आइडियोलॉजी के अंदर आपको काफी ज्यादा डिफरेंसेस जो है वो देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो आगे क्या होता है, एज जर्मनीज 3 वेस्टर्न सेगमेंट्स आर यूनाइटेड, 3 एडमिनिस्ट्रेशन सेगमेंट्स ऑफ बर्लिन वॉल ऑल्सो यूनाइटेड, जो हमने देख लिया, ठीक है, कि वेस्टर्न जर्मनी पूरा का पूरा अमेरिका के हाथ में आ गया है। इन रिएक्शन ऑफ दिस अब क्या हुआ, सोवियत यूनियन इन अप्रैल 1948 उन लोगों ने डिक्लेयर किया कि भाई हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा मिसिंग है ये पॉइंट, यू विल हैव टू ऐड इट राइट हियर, कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ ईस्ट जर्मनी को यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। ये आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे। प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी, क्यों, क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया था, रशिया के अंदर कम्युनिस्ट सोसाइटी चलती थी, तो वो यहाँ पे भी वही चीज को अप्लाई कर रहे थे। अमेरिका कैपिटलिज्म में बिलीव करता था, लोगों को डेमोक्रेसी देता था, खुश रखने की कोशिश करता था कि आप खुश रहोगे तो आप काम अच्छे से करोगे, आप काम अच्छे से करोगे तो कैपिटल जनरेशन जो है, ठीक है, वो हम ज्यादा कर पाएंगे, जिससे कि हमारी कंट्री का, ठीक है, ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो क्या हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। तो ईस्ट वाले जब साइड के जब लोग वेस्ट वाले साइड को देखते थे ना, तब उनको बहुत ऐसा होता था कि भाई हमको भी जाना है, ये करना है, वो करना है। तो फाइनली क्या हुआ, रशिया को लगा बुरा कि भाई ये लोग हमारे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से कि एक वॉल बना दी गई थी बर्लिन के अंदर, कितने किलोमीटर की, 42 किलोमीटर, ठीक है, 42 किलोमीटर लॉन्ग वॉल सेपरेटिंग द बर्लिन ब्लॉकेड। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, बर्लिन ब्लॉकेड के नाम से जानते हैं, ठीक है, बर्लिन ब्लॉकेड के नाम से जानते हैं, जो एक दीवार खड़ी कर दी गई थी ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी के बीच में, उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये वॉल जो है उसको खड़ा कर दिया गया था, ठीक है। इट इज कंसिडर्ड एज अ सिंबल ऑफ कोल्ड वॉर। क्या बताया गया है, कोल्ड वॉर, अभी मैंने आपको बताया कि कोल्ड वॉर के सिंबल की तरह इसको हम लोग क्या कर रहे थे, देख पा रहे थे। मूविंग फॉरवर्ड, ये था पार्टीशन के बारे में, ठीक है, कि ऐसी ऐसी चीजें हुई। अब कभी ना अभी, क्योंकि अभी जो हम लोग जर्मनी देखते हैं वो तो ऐसा टूटा फूटा नहीं है, तो ऐसे तो क्या चीज हुई, यूनिफिकेशन कैसे हो गया था जर्मनी का, वो अभी हमें को इसके अंदर देखना है। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, ठीक है, टाइटल हमको ये लगाना है। 1990 में क्या हुआ, मेनी इंपॉर्टेंट फार फेचिंग चेंजेस टुक प्लेस, ठीक है, at the international politics owing to many reasons of the cold war among the supreme superpowers also ended। हम लोगों ने अभी देखा था ना कि जो क्यूबन क्राइसिस हुआ था उससे पहला स्टेप हुआ था, ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग चीजें जो है वो हुई थी, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, धीरे धीरे कोल्ड वॉर जो है वो एंड की तरफ जा रहा था, खत्म होने लगा था, ठीक है। These years witnessed the cracks in otherwise impregnable सोवियत यूनियन। इसके बाद हम लोग वही पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कि क्या हो रहा था, जो सोवियत यूनियन है, जब हम लोग यूएसएसआर की बात करते हैं ना, वो भी क्या होने लगा था, धीरे धीरे टूटने लगा था। अब टाइम वहां पे आ गया था कि डिसइंटीग्रेशन होने लगा है रशिया का। तो रशिया ने क्या किया, उसका अब मेजर फोकस उसकी खुद की कंट्री की तरफ आ गया था कि जर्मनी को छोड़ो, अभी हमें वहां पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इस चीज का फायदा ईस्ट जर्मनी के लोगों ने काफी अच्छे से उठाया। क्या करके उन्होंने इस चीज का फायदा उठाया, दीवार ही तोड़ दी, ठीक है, जी हाँ, 42 किलोमीटर्स की जो लॉन्ग वॉल बनाई गई थी टू डिफरेंशिएट द ईस्ट एंड वेस्ट इन जर्मनी, दे स्टार्टेड टू ब्रेकिंग इट आउट, ठीक है, और उन्होंने वो कर भी दिया। पीपल ब्रोक, ठीक है, पीपल ब्रोक डाउन द जर्मन वॉल, ठीक है, या तो जर्मन बर्लिन ब्लॉकेड जिसको हम लोग बोलते हैं, इट वॉज अ सिंबल ऑफ जर्मन डिविजन, ठीक है, जो हम लोग जर्मन डिविजन की तरह उसको देख रहे थे, उसको ही खत्म कर दिया, ठीक है, पूरी तरीके से तोड़ दिया। पीपल कंसिडर्ड दिस डिमोलिशन ऑफ बर्लिन वॉल एज द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर एरा, कि भाई अब तो सभी कुछ खत्म हो चुका है, रशिया भी चला गया है, ठीक है, हमको जुड़ना था, हम जुड़ भी गए हैं। तो ये जो पूरा का पूरा सिनेरियो है, इसको एक नाम से हम लोग जानते हैं, दैट इज नोन एज जर्मन मिरेकल। कि कभी किसी ने सोचा नहीं था कि जर्मनी के बीच में ये जो इतनी बड़ी वॉल आ चुकी है वो कभी खत्म भी हो सकती है, कभी टूट भी सकती है, बट इट हैपेंड, ठीक है, एक मिरेकल की तरह था, एक जादू की तरह था कि अचानक से जो है ये सारी चीजें हो गई और जर्मन के जितने भी लोग हैं वो अब कंबाइन हो चुके थे, ऐसा, ठीक है। इसीलिए इस पूरे इवेंट को हम लोग कौन से नाम से जानते हैं, या तो फिर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी जो है उसको हम लोग दूसरे किस नाम से जानते हैं, जर्मन मिरेकल के नाम से भी इसको हम लोग बहुत जानते हैं, ठीक है। अभी भी अगर आप कभी जर्मनी घूमने जाते हो, ठीक है, बर्लिन अगर जाते हो ना, तो वॉल के टुकड़े आपको देखने को मिलते हैं, मतलब बहुत लंबा वॉल था तो उसमें से थोड़ा बहुत उन्होंने अभी भी बचा के रखा है, ताकि वो एज अ हिस्ट्री उसको रिमेम्बर कर सके कि हाँ भाई ऐसी भी सिचुएशन हमने जर्मनी के अंदर देखी हुई है, ऐसा, ठीक है। तो ये एक मेन जो स्टोरी है वो यहाँ पे खत्म होती है। तो यूनिफिकेशन, पार्टीशन एंड यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, ये आपको याद रखना है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मूविंग फॉरवर्ड, मैंने अभी आपको बताया ना कि जर्मन मिरेकल जो है दैट वाज पॉसिबल ड्यू टू सम रीजंस,
वन ऑफ द मेन रीजन इज कि रशिया का जो फोकस है वो अपनी कंट्री की तरफ बढ़ रहा था। क्यों? क्योंकि अब रशिया यूएसएसआर जो है वो उसके टूटने के दिन आ गए थे, ठीक है। सो वी विल बी स्टडिंग अबाउट द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन। क्या होता है वहां पे? मिखाइल गॉर्बाचेव, ठीक है, ये आपको नाम याद रखना है। ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द सोशलिस्ट साइड ऑफ द ऑन द रशिया, ठीक है। कब बने थे? 11 मार्च 1989 में उनको नया प्राइम मिनिस्टर जो है उसको डिक्लेयर कर दिया गया था। ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, बहुत अच्छे अच्छे उन लोगों ने काम किए हैं। ये जो प्राइम मिनिस्टर थे वो बहुत ही ज्यादा अच्छे थे। क्यों? क्योंकि इनकी जो पॉलिसीज थी वो कैसी हुआ करती थी? लिबरल पॉलिसी। जो कम्युनिस्ट सोसाइटी हुआ करती थी ना, वैसा नहीं कि हमने बोला है तो तुमको करना पड़ेगा, नो। लिबरल पॉलिसीज हुआ करती थी, सबके अच्छे के लिए, सबके डेवलपमेंट के लिए चीजें जो है वो करने की वो कोशिश कर रहे थे। He came with two plans, ठीक है, जो आपको याद रखना है। The first two policies that you will have to remember is glasnost and दूसरा जो है that is perestroika. Let us know first know the meaning, ठीक है, what is the meaning of glasnost? Glass word से याद रखना है। ऐसा है कि पर्दा जो है ना उसको हटाने की बात की जा रही है, कि जो आमने सामने हम लोग एक दूसरे को देख सकते हैं, क्लैरिटी की बात यहाँ पे की जा रही है। तो इट इज रिलेटेड टू द ओपननेस। क्या बोलते हैं हम इसको? ओपननेस। कि भाई जो भी हम कर रहे हैं, जैसे कि इंडिया के अंदर कोई भी अगर नई स्कीम्स लॉन्च हो रही है, कोई भी नई चीज हो रही है गवर्नमेंट के अंदर, तो वो हमको पता होता है। वो क्या होता है? ओपननेस है ना, कोई भी पर्दा नहीं है बीच में, हमको सब क्लैरिटी के साथ वो लोग बताते हैं, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बताते हैं। दैट इज नोन एज ग्लास। तो ओपननेस जो है वो पहली पॉलिसी आई थी। और दूसरा था पेरेस्ट्रोइका। पेरेस्ट्रोइका का मतलब क्या था यहाँ पे? रिकंस्ट्रक्शन। कि अब जो तुम्हारा फोकस है ना वो सोशलिस्ट बनने से हटाओ और अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट करो। जितना भी आप फालतू का पैसा वहां पे लगा रहे हो, उससे अच्छा रशिया को और ज्यादा डेवलप करने में उसी पैसे को अगर हम लोग खर्च करेंगे तो इट विल बी अ बेटर ऑप्शन, ठीक है। ओवरऑल रशिया का काफी ज्यादा डेवलपमेंट हो सकता है। तो ये दो पॉलिसीज जो है वो आपको याद रखनी है, दैट इज ग्लासनोस्ट एंड पेरेस्ट्रोइका। मूविंग फॉरवर्ड, इन दिस वे गॉर्बाचेव इंट्रोड्यूस्ड इकोनॉमिक, ठीक है, ओपननेस यानी इकोनॉमिक की बात कर रहे हैं, और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स यानी रिकंस्ट्रक्शन वगैरह की हम लोग बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से सिंगल हैंडेड कम्युनिस्ट रूल जो है वो धीरे धीरे एंड की तरफ आने लगा था। सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूनियन ऑल्सो डिजायर्ड फॉर इंडिपेंडेंस, क्योंकि अभी उनको एक मसीहा दिख रहा है, ठीक है, कि भाई एक अब ऐसा बंदा आ चुका है जो शायद हमको इंडिपेंडेंस दिलवा सकता है। ये जो कम्युनिस्ट सोसाइटी है, सोशलिस्ट सोसाइटी है, इससे हम लोगों को अब क्या मिल सकता है? छुटकारा मिल सकता है। सो दे ऑल्सो डिमांडेड फॉर द इंडिपेंडेंस। थस द प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन बिगेन। धीरे धीरे जो है क्या होने लगा? धीरे ये प्रोसेस जो है उसकी शुरुआत होने लगी थी। रशिया हैड प्रोग्रेस्ड, अब क्योंकि हो गया है ऑलमोस्ट, ठीक है, पेरेस्ट्रोइका के अंडर वो लोग रिकंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने जितना भी वो कर सकते थे ना, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट लाना, वो सारी चीजें किया। जैसे कि दे मेड ट्रेमेंडस प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। दे ऑल्सो हैड एक्वायर्ड कैपेबिलिटी टू कम्पीट विद द सुपर पावर लाइक यूएसए। ये कब पॉसिबल हो सकता है? जब आप टेक्निकली, इकोनॉमिकली काफी ज्यादा स्टेबल होते हो, ठीक है। इसी से अभी कनेक्टेड है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी प्रोग्रेस हुई थी, सिर्फ साइंस में, पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं है, इकोनॉमिकली भी हुआ था, ठीक है। प्रोग्रेस, रैपिड प्रोग्रेस इन पॉलिटिकल फ्रीडम, हाईलाइट स्टैंडर्ड, ठीक है, वैल्यूज की यहाँ पे बात की गई है। ये सारी चीजें जो बहुत ज्यादा आपको इंक्रीजली देखने को मिल रहा था, इंक्रीजिंगली आपको देखने को मिल रहा था रशिया के अंदर। एज टाइम पास्ट, स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, द सोवियत ब्यूरोक्रेसी एंड द रेड आर्मी स्टार्टेड वीकनिंग। जो वहां पे दो मेजर पार्टीज चल रही थी ना, जो कम्युनिस्ट सोसाइटी सोशलिस्ट को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रही थी, वो वीक पड़ने लगे, ठीक है। और वहां पे इंडिपेंडेंस जो है, डेमोक्रेटिक रूल जो है वो काफी ज्यादा लोगों को पसंद आने लगा और वो उसको सबसे ज्यादा सपोर्ट करने लगे। Thus after this event, ये जो इवेंट हुआ ऑलमोस्ट डिसइंटीग्रेशन होने के बाद जो हम लोग कर रहे हैं, ड्यू टू दिस वेस्टर्न कंट्री अप्रोच्ड रशिया फॉर द डेवलपमेंट इन मैनी मैटर्स, दैट पीसफुल डिसइंटीग्रेशन of Soviet Union is considered as the epoch making in international politics। ये जो टूटना हुआ ना, बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है, क्योंकि रशिया कभी ऐसा सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी जो है वो डिवाइड भी हो सकता है। तो जितने भी उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट आपको एरियाज मिल रहे थे ना, उसमें से सिर्फ एक ही अकेला रह गया था और बाकी सब क्या हो गए थे? इंडिपेंडेंट हो गए थे। तो ये आपको लास्टली आपको क्या करना है? मेंशन करना है। और ये जो चीज हुई थी, इसकी वजह से बहुत आपको मेजर चेंज देखने को मिलता है। वर्ल्ड पॉलिटिक्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो काफी सारे चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। सो दिस टॉपिक वाज ऑल अबाउट द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रशिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, अभी धीरे धीरे हम लोग एंड की तरफ आ रहे हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया ने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया। अब जितना भी हम लोग पढ़ने वाले हैं वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ने वाले हैं, वो खत्म हो गया है, ठीक है। जो कोल्ड वॉर था, आर्मामेंट, न्यूक्लियर वेपन, वो सारी चीजें खत्म हो गई। अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंडिया पे फोकस करेंगे। तो इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो ये जो इविल्स थे, ठीक है, कॉलोनियलिज्म हो गया, इंपीरियलिज्म हो गया, इविल्स लाइक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो गया, इन सारी चीज़ों का इंडिया ने बहुत ही ओपनली क्या किया है, अपोज किया है, ठीक है, और उसके खिलाफ वो लोग लड़े भी हैं, एज वी ऑल। इसके अलावा बाय द ऑर्डर ऑफ द यूएन, इंडिया ने जब जरूरत पड़ी थी, बहुत सारी कंट्रीज को बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है, तब इंडिया हमेशा ही साथ देता है, ठीक है। तो कोरिया के अंदर जब मेडिसिन की जरूरत पड़ी थी वॉर के दौरान, तब यूएन के कहने पे इंडिया ने क्या किया था, उन लोगों को मेडिसिन जो है वो प्रोवाइड करवाई थी। इसके अलावा मिलिट्री ट्रूप्स भेजे गए थे जब जरूरत पड़ी थी टू द डिफरेंट कंट्रीज, जब उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही थी, लाइक साइप्रस, गाजा, ठीक है, कॉन्गो, श्रीलंका, इनके बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, तब भी हम लोगों ने मिलिट्री ट्रूप्स भेज के उनकी हेल्प करने की कोशिश की थी। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन में पीस मेकिंग के अंदर इंडिया जो है वो काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस कर रही है। और ह्यूमैनिटी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो डिज़ायर तो हमेशा से ही रहती है कि ह्यूमैनिटी जो है उसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश करें। इसका एक रीज़न आपको पहले से भी पता है कि इंडिया पहले से ही नॉन वायलेंस में बिलीव करती हुई आई, जिसकी वजह से कि यूनाइटेड नेशन के साथ हमारा रिलेशन जो है वो आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। इंडिया की सोच हमने पहले ही देख ली कि उनका मैटर ऑफ कंसर्न क्या था, कि मनी स्पेंड करना है तो ऐसे करो कि हम अपनी खुद की कंट्री को अपलिफ्ट कर सके, ठीक है। अपलिफ्टिंग द ऑल द सेक्टर्स जो कि डाउनफॉल में है, उनको अपलिफ्ट करना हमारा मेजर मोटिव जो है वो बन चुका था। तो अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर पीपल इन अदर कंट्रीज, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन को कम यूज करना, मिलिट्री को कम यूज करना, वो सारी चीजें जो है उसके ऊपर मेन फोकस दिया है इंडिया ने। इसके अलावा इंडिया प्राइमरी कंसर्न परमानेंटली इन इट्स फॉरेन पॉलिसी, ठीक है, हमेशा से बिलीव करते हुए आए हैं हम कि रिलेशन जो है फॉरेन पॉलिसीज जो है वो हमारी इंटैक्ट होनी चाहिए, एकदम क्रिस्प होना चाहिए, जिससे कि सारी कंट्रीज के साथ हमारा रिलेशन जो है वो अच्छे से मेंटेन हो पाए। सो वी कैन से दैट इंडिया हैज ऑलवेज रिमेन्ड एक्टिव, ठीक है, टू अचीव एन एटमोसफियर ऑफ कोऑपरेशन, ठीक है, कोऑपरेशन किसके अमंग में, ओवरऑल वर्ल्ड के अमंग, ठीक है, कोऑपरेशन हो गया, ट्रस्ट हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो गया, ये सारी चीज़ें जो है वो हम इजीली कर पाए। ये तो अगर आपको पूछा जाता है कि इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया ने क्या कंट्रीब्यूट किया है, तो भाई ये सारी चीज़ें जो है वो आपको मेंशन करनी रहेगी। नाउ वी विल सी द इंडियाज रिलेशन। तो इंडिया का रिलेशन पहले हम लोग दो सुपर पावर्स के साथ देखेंगे, यूएस के साथ और रशिया के साथ, और फिर हम लोग देखेंगे अबाउट द नेबरिंग कंट्रीज, ठीक है। तो पहला है इंडिया रिलेशन विथ अमेरिका, ठीक है, यूएस के साथ कैसा रिलेशन था। तो अगर एकदम शुरुआत की बात करते हैं ना, इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट बोथ आर डेमोक्रेटिक कंट्री, तो ऑब्वियस सी बात है हम लोगों की कैसी होगी, बहुत ही अच्छी बनती होगी, ठीक है। बट कैसा है कि हमारा अप एंड डाउन वाला रिलेशन है, कभी अच्छा चलता है कभी खराब, वो सब। तो क्या क्या रीजंस थे वो हमको इसके अंदर देखने रहे कि कब हम लोग अच्छे दोस्त बन गए, और क्या रीजंस थे जिसकी वजह से हमारी उनके साथ थोड़े टाइम तक बनना जो है वो बंद हो गई थी। तो पहला क्या है, सबसे पहली चीज जिससे कि हमको बहुत गुस्सा आया था, दैट इज यूनाइटेड नेशन सपोर्टेड पाकिस्तान इन द केस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हमको पता है कि कश्मीर क्या है, ये चीज हमको बोलने की जरूरत नहीं है, वी ऑल नो दैट, ठीक है, पहले से ही हमारा था, है और रहेगा, ठीक है। तो उस केस के अंदर अमेरिका ने क्या किया था, पाकिस्तान का सपोर्ट किया था। तो ऑब्वियस सी बात है हमको बुरा लगेगा कि भाई तुम हमारे दोस्त हो के हमारे दुश्मन का सपोर्ट कर रहे हो। तो उस टाइम पे चीजें जो है वो थोड़ी सी क्या हो गई थी, खराब चल रही थी हम लोगों के बीच में। पाकिस्तान हैड जॉइंड US led power and military bloc, whereas India adopted the policy of non-aligned movement that we all know कि हम लोगों ने non-aligned movement की शुरुआत जो है वो की थी। इसकी वजह से इतना ज्यादा हमारा रिलेशन जो है वो ग्रो नहीं कर पाया था एट दैट टाइम। यूनाइटेड स्टेट डिड नॉट लाइक इंडियाज रोल ऑफ नॉट ज्वाइनिंग, क्योंकि हाँ हम दोनों दोस्त थे, ठीक है, अमेरिका और इंडिया दोस्त थे। तो अमेरिका ने कहीं ना कहीं ऐसा सोचा था कि इंडिया जो है वो मुझे सपोर्ट करेगी, बीइंग अ सुप्रीम पावर, ठीक है, जब बाइपोलर वर्ल्ड चल रहा है तब वो मुझे सपोर्ट करेगी। बट इंडिया ने ऐसा नहीं किया, नॉन अलाइंड मूवमेंट में उसने पार्टिसिपेट किया, तो इससे अमेरिका को भी बुरा लगा, ठीक है। तो ये पॉइंट उसके बारे में बताया गया कि उसको भी काफी ज्यादा बुरा लगा था। ट्रीटीज रिगार्डिंग न्यूक्लियर वेपन, जो न्यूक्लियर बैन ट्रीटी की हम लोग बात करते हैं ना, पार्शियल न्यूक्लियर टेस्टिंग बैन ट्रीटी की जब हम लोग बात करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि इंडिया ने वेलकम तो किया था, बट उसके बाद क्या हुआ था, उस बीच में इंडिया ने पोखरण के अंदर, ठीक है, सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट
जो है उसको भी कंडक्ट कर लिया था, जिसकी वजह से अमेरिका हमसे और थोड़ी सी नाराज जो है वो हो गई थी। यूनाइटेड स्टेट्स has persisted that India should sign the nuclear non-proliferation treaty, comprehensive test ban treaty। ठीक है, सेम पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया उसी के बारे में बताया गया। ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ इंडिया, के इंडिया ने ध्यान नहीं दिया और उन्होंने क्या किया, पोखरन के अंदर एक न्यूक्लियर टेस्ट को कंडक्ट किया था। कब किया था वो आपको याद रखना है, 1998 के अंदर इस टेस्ट को कंडक्ट करवाया गया था। तो उन्होंने वो उस चीज को से भी उनको काफी ज्यादा फर्क पड़ा, काफी ज्यादा उनको बुरा लग गया था। दैट इज द रिमार्केबल चेंज इन रिलेशंस। अब क्या हुआ, ये सारी चीजें हमने देख ली, जितने भी अभी रीजंस पढ़े ना वो हमारे खराब रिलेशन का रीजन अभी हमने देखा। अब हम देखेंगे कि ऐसा तो क्या हुआ जिससे कि हमारे रिलेशन वापस से अच्छे हो गए, फ्रेंडली टर्म्स में हम लोग आ गए थे। तो पहला जो है, न्यूयॉर्क के अंदर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है वहां पे एक अटैक हुआ था, टेररिस्ट अटैक हम लोग बोल सकते हैं, सितंबर 2011 के अंदर। जो टेररिज्म हम लोग जानते हैं कि किससे रिलेटेड है, कौन सी कंट्री से रिलेटेड है, जिसको ये पहले सपोर्ट किया करते थे। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, धीरे धीरे जो है यूनाइटेड स्टेट्स और हम जो है काफी ज्यादा कनेक्ट होने लगे थे। US is now accepting the fact that India is growing economically very fast now। ठीक है, हम लोग काफी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, काफी अच्छा जो है हम डेवलप कर रहे हैं धीरे धीरे। सो इन ईयर 2014-15 की जब हम बात करते हैं तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, श्री नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने एक अमेरिका के दौरे पे गए थे। ठीक है, ही विजिटेड अमेरिका एंड एड्रेस्ड द यूनाइटेड नेशन एज वेल। और फिर बदले में क्या हुआ था, पहली बार, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 26 जनवरी 2015, आपको याद रखना है, जब 66 रिपब्लिक डे सेलिब्रेट हुआ था, तब उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे बराक ओबामा, उनको बुलाया गया था, ठीक है, एज अ चीफ गेस्ट इंडिया के अंदर, ताकि वो भी इस डे को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर सके, हमारे साथ उसको बैठ के एंजॉय कर सके। ठीक है, तो ये आपको रिलेशन जो है वो पूरा का पूरा याद रखना है कि पहले अच्छी थी, फिर बीच में थोड़ी बिगड़ गई और फिर वापस से हमारी रिलेशन जो है वो अच्छी हो गई थी, ऐसा। मूविंग फॉरवर्ड, सेकेंड जो हमारा सुप्रीम पावर था उसके बारे में देख लेते हैं फटाफट से। सोवियत यूनियन की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया को रशिया ने काफी ज्यादा हेल्प किया है, की इंडस्ट्री को सेटअप करने में, वो सारी चीजों में रशिया ने हमको काफी ज्यादा हेल्प किया है। इट ऑल्सो हेल्प्स इंडिया इकोनॉमिकली एज वेल एज टेक्निकली। कुछ कुछ ऐसे टेक्निक्स है जो हम लोग उनसे बोरो करते हैं, उसको यूटिलाइज जो है वो करते हैं। सोवियत यूनियन हैज टेकन इंडिया साइड इन द इशू ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जब पाकिस्तान का साइड लिया था अमेरिका ने, तब रशिया ही थी जो हमारा दोस्त बन के, ठीक है, हमारा मसीहा बन के आई थी कि नहीं भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ, ऐसा। Soviet Union has often exercised the veto power, ठीक है, veto power in the United Nations Security Council to see that proposal again India pertaining to Jammu Kashmir issue should not pass। veto power का मतलब आप लोगों को पता होगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है, ठीक है, जो यूनिलैटरल आपके राइट्स जो है उसके रिलेटेड आपको ये देखने को मिलता है। थस अगर हम बात करते हैं तो इंडिया एंड रशिया हैज अ वेरी क्लोज फ्रेंडली रिलेशन। ठीक है, दोनों, अमेरिका के साथ भी हमारा काफी अच्छा रिलेशन है, सेम हम लोगों को रशिया के साथ भी देखने को मिलता है। मूविंग फॉरवर्ड, अब हमें देखना है सारे के सारे नेबरिंग कंट्रीज। ठीक है, ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है इस चैप्टर का, कि जितने भी नेबरिंग कंट्रीज है उसका रिलेशन कैसा है। कुछ कंट्रीज आपको ऐसे मिलेंगे जिनके साथ हमारी नहीं बनती है, और बाकी की कंट्रीज आपको ऐसे मिलेंगे जिनके साथ हमारी काफी ज्यादा फ्रेंडली रिलेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो पहली कंट्री हम लोग देख लेते हैं, द फर्स्ट इंडिया पाकिस्तान। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान के बारे में सबसे पहले देखते हैं। जब इमीडिएटली हमको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान एक ही साथ में इंडिपेंडेंट हुए थे, तो बहुत ज़्यादा सिचुएशन स्ट्रेसफुल हो गया था कश्मीर को लेके, अगर हम लोग और प्रिसाइजली बात करें। 3 ग्रीवसम वॉर्स भी हुए थे। ठीक है, एक वॉर्स भी टेक प्लेस हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। कब कब हुए थे वो आपको याद रखना है। एक हुआ था 1948 में, 1965 एंड 1971, और तीनों में ही पाकिस्तान जो है वो क्या हो गया था, डिफीट हो गया था। ठीक है, उसको धूल चटा दी थी। बोथ द कंट्रीज हैव तशकंद एंड शिमला ट्रीटी। ट्रीटीज के अंदर आपको बेसिकली क्या होता है कि सीज फायर के बारे में बात की गई होती है कि भाई तुम भी ये चीज मत करना, हम भी ये चीज नहीं करेंगे। वैसे बहुत सारी ट्रीटीज जो है वो आपको देखने को मिलती है। तो अगर आपको पूछा जाए कि तशकंद ट्रीटी या तो फिर शिमला ट्रीटी जो है वो कौन सी कंट्री के साथ है हमारी, तो याद रखना है कि इंडिया के है और किसके साथ है, पाकिस्तान के साथ ये ट्रीटीज जो है वो बनाई गई। फाइनली क्या हुआ, 1999 के अंदर कारगिल वॉर हुआ था। ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में।
Fortunately, heads of both the countries have expressed eagerness to resolve all the issues peacefully through the negotiation. ट्राई किया है, ठीक है, बट फिर भी पाकिस्तान और इंडिया का रिलेशन इतना ज़्यादा कभी भी अच्छा नहीं रह पाया, ठीक है। ये आप लास्टली इस तरीके से आंसर को कंक्लूड कर सकते हो। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट कंट्री दैट इज इंडिया एंड चाइना। टिकटॉक बैन हो चुका है, मतलब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इंडिया एंड चाइना रिलेशन स्टार्टेड, कब स्टार्ट हुआ था वो याद रखना है, 1954 से रिलेशन की शुरुआत हुई थी। बट प्रॉब्लम्स कहाँ से क्रिएट हुई, बाउंड्री इशू को लेके, ठीक है। इंडिया और चाइना के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है वो एक ही चीज को लेके है, दैट इज ड्यू टू द बाउंड्री रीजंस। हुआ क्या था कि भाई मैकमोहन लाइन जो है वो ऑलरेडी बना के जा चुके थे लोग, बट चाइना वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट, ठीक है। वो अभी भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वो अभी भी अपने हिसाब से, ठीक है, अपने डिलेमा में जी रहा है कि अभी भी कुछ जो पार्ट है वो किसके अंदर है, उनके पावर के अंडर जो है वो आती है। तो इसकी वजह से हम लोगों के बीच में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट होता है। इसके अलावा चाइना जो है वो अटैक भी करती है इंडिया के ऊपर, हमको पता है, जिसकी वजह से हम लोग ऐसा बहुत बार न्यूज में सुनते हैं कि सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो सीज फायर लगा दी जाती है कि दोनों जो है वॉर को स्टॉप कर दो, ना तुमको गन उठाना ना तुमको किसी भी तरीके का वायलेंस नहीं होना चाहिए, इसका मतलब होता है सीज फायर, ना कि गोली चलाने का, ठीक है। बहुत सारे बच्चे मुझसे ऐसा पूछते हैं कि मैम सीज फायर का मतलब तो ऐसा होना चाहिए ना कि वो लोग गोली चला रहे हैं, तो नहीं, गोली नहीं चलानी है, पीस मेंटेन करना है, इसको हम लोग बोलते हैं सीज फायर, ठीक है। So China attacked India in 1962 to resolve this problem. Many meetings were held, but it turned out to be futile. मतलब इसका कोई भी असर नहीं हुआ, किसी भी तरीके के हम लोग एक प्रॉपर पॉइंट पे नहीं आ पाए, ठीक है। अभी भी दोनों के बीच में आपको रिलेशन कैसा देखने को मिलता है, काफी ज्यादा सार रिलेशन जो है वो आपको देखने को मिलता है। बट इन लास्ट डिकेड चाइना एंड इंडिया हैव अ कोऑपरेटिव एंड फ्रेंडली रिलेशन इन द ईयर 2014, ठीक है। इनिशिएटिव जो है वो इंडिया हमेशा लेती है ताकि नेबरिंग कंट्रीज के साथ हमको अच्छा बना के ही रखना पड़ेगा, ठीक है। गुजराती में वो कहावत है ना, पहलो सगोते पाड़ोसी, है ना, कि कल को अगर हमारे साथ कुछ भी होता है, ठीक है, तो अगर नेबरिंग कंट्रीज भी हमारे साथ रहे ना तो वी विल बी एबल टू टैकल ऑल दोज सिचुएशंस, ठीक है। तो इनिशिएटिव लिया गया था 2014 के अंदर, श्री नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने इनवाइट किया था जिनपिंग को, जो कि प्राइम मिनिस्टर थे चाइना के, रिवर फ्रंट अहमदाबाद में एक विजिट के लिए, ठीक है, ताकि वो लोग साथ में बैठ के लंच डिनर कर सके और कुछ चीजों पे वो लोग अच्छे से डिस्कस कर सके। ओके, तो इंडिया पाकिस्तान खत्म हुआ, इंडिया चाइना खत्म हुआ। नेक्स्ट वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स द इंडिया एंड बांग्लादेश रिलेशनशिप। 1971 में बांग्लादेश जो है वो इंडिपेंडेंट हो गया था, ठीक है। फिर पाकिस्तान के साथ उसको मर्ज करने की बात हो रही थी, बट क्योंकि इंडिया बीच में था वो भी हम लोग नहीं कर पाए, और फाइनली बांग्लादेश एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री जो है वो उभर के आ चुका था एज अ न्यू अपकमिंग कंट्री। इंडिया हेल्प, ठीक है, क्योंकि उसको उस टाइम पे जरूरत रहती थी, तो हम लोगों ने उनको फाइनेंशियली, फिजिकली और बाय गिविंग इक्विपमेंट, ठीक है, उनके ग्रोथ और उनके डेवलपमेंट के लिए जितना भी हम हेल्प कर सकते थे उतना इंडिया ने बांग्लादेश को अच्छे से प्रोवाइड किया था। इसके अलावा हमारे जो गंगा रिवर है, हम लोगों ने ड्रेनेज सिस्टम के अंदर, ड्रेनेज पैटर्न के अंदर देखा कि गंगा जो है एट द एंड दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक ब्रांच कोलकाता में जाता है हुगली रिवर, और जो दूसरा पद्मा रिवर जो है वो आपको बंगाल में देखने को मिलता है। तो उसके यूटिलाइजेशन के ऊपर भी इंडिया ने उनको काफी ज्यादा एक्सेस दे रखी है कि आप लोग इजीली उस वाटर को यूटिलाइज कर सकते हो। इसके अलावा जब भी फ्लड, कोई नेचुरल डिजास्टर हुआ है, फ्लड हो, साइक्लोन हो, या तो फिर कोई और नेचुरल कैलेमिटी हो, तब भी इंडिया ने उनको काफी ज्यादा हेल्प किया है। तो अगर नॉर्मली बोले तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा बांग्लादेश के साथ काफी फ्रेंडली रिलेशन जो है वो रह चुका है। टॉकिंग अबाउट इंडिया एंड भूटान, इनके साथ भी हमारा काफी पीसफुल रिलेशन है, ठीक है, कोर्डियल रिलेशन है हमारा इनके साथ। Peaceful and cordial friendship treaty had been signed between India and Bhutan in the year 1949। ये आपको याद रखना है कि एक ट्रीटी साइन की है कि हमेशा से ही हम लोग ऐसे ही शांत रहेंगे और खुश रहेंगे और दोनों हम लोग हमेशा दोस्त रहेंगे, ऐसा। तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जब हुआ करते थे तब वो भूटान गए थे, ठीक है, कब गए थे, 1958 के अंदर। फिर उसके बाद इंडियन प्रेसिडेंट टू विजिटेड भूटान इन द ईयर 1970, ठीक है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जो है वो भी एक बार गए थे 2014 के अंदर। वो उन्होंने काफी सारे दौरे किए, जितने भी नेबरिंग कंट्रीज है ना उन सभी पे उन्होंने क्या किया था, एक एक बार घूम के आए थे, ठीक है, ताकि रिलेशन जो है वो काफी ज्यादा अच्छा वो मेंटेन कर सके। इंडिया प्रॉमिस्ड भूटान टू हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ कौन से चीजों में, एक कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन एंड
ताकि हम लोगों का क्या हो सके, रिलेशनशिप जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी हो सके। दो सेक्टर्स में उनकी हेल्प करने के लिए हम लोगों ने कहा था, दैट इज वन विल बी कम्युनिकेशन एंड अदर विल बी ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ पे भी हमको क्या देखने को मिल रहा है, बांग्लादेश की तरह यहाँ पे भी हमारे रिलेशन जो है भूटान के साथ काफी ज्यादा अच्छे थे, ठीक है, कोर्डियल रिलेशन देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट इज इंडिया एंड श्रीलंका। तो बहुत पुराना रिलेशन है, ठीक है, इसके साथ वेरी ओल्ड रिलेशन की बात की जा रही है। सिटीजनशिप ऑफ तमिलियंस ऑफ इंडिया वाज द मेन इशू बिटवीन, एक इशू था, ठीक है, वो एक इशू क्या है, सिटीजनशिप को लेके कि तमिल्स जो है वो कुछ कुछ वहां पे जाना चाहते थे, अब वहां पे उन लोगों को सिटीजनशिप नहीं मिल रही थी। तो ये जो इशू था वो एक ही इशू था जो कि मेजरली वहां पे उस टाइम पे हमको देखने को मिल रहा था बिटवीन श्रीलंका एंड इंडिया। इसके अलावा मेजर कोई ऐसा नहीं है, ऐसी कोई सिचुएशन या फिर इशू नहीं है जिसकी वजह से कि हमारा रिलेशन उनके साथ काफी ज्यादा खराब रहा हो उस टाइम पे। द प्रॉब्लम ऑफ तमिलियन एंड पीसफुल टॉक्स बिटवीन तमिल ऑर्गेनाइजेशन एंड श्रीलंकन गवर्नमेंट वाज द प्रायोरिटी ऑफ इंडिया। बट इंडिया ने हमेशा क्या कोशिश की है, पीसफुल रहने की कोशिश की है, शांत होके सारी सिचुएशंस को अच्छे से टैकल करने की कोशिश की है। इंडिया असिस्टेड, ठीक है, फाइनेंशियली हमने उनकी हेल्प की है जब रिकंस्ट्रक्शन की बात आई थी। क्यों? क्योंकि रिहेबिलिटेशन देना था, जो तमिलियंस यहाँ से मूव कर रहे थे ना, तो उसके लिए जितने भी लोग यहाँ से जा रहे हैं उनको भी तो रहने के लिए जगह चाहिए ना। तो उस कंडीशन के अंदर इंडिया ने उनको फाइनेंशियली एड हेल्प किया था ताकि तमिलियंस जो है वो अच्छे से वहाँ पे स्टे कर सके। लास्टली अगर हम बात करते हैं, श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी वहाँ पे विजिट किया था, ठीक है, 13 मार्च 2015 के अंदर जाफना में वो गए थे मिलने के लिए। सो वी कैन से दैट इंडिया एंड श्रीलंका हैज वेरी कोर्डियल रिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज इंडिया एंड नेपाल। इनके तो हमारे तो बहुत ज्यादा अच्छे रिलेशन है, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कोई वीजा दे के नहीं जाते हैं। उल्टा वहाँ नेपाल के बहुत सारे लोग जो है वो इंडिया में रिसाइड भी करते हैं और उनके पास सिटीजनशिप भी आपको देखने को मिलता है इंडिया, ठीक है। तो काफी अच्छे रिलेशन जो है वो हमारे रह चुके हैं। तो इंडिया रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल कब शुरू हुआ? साइनिंग अ ट्रीटी। कब ट्रीटी जो है वो साइन की गई थी? 1950 के अंदर। जैसा भूटान के साथ ट्रीटी साइन किया था वैसे ही हमने नेपाल के साथ भी क्या किया हुआ है, एक ट्रीटी जो है उसको साइन की हुई है। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी बोथ कंट्रीज आर कंसिडर्ड टू बी सोवरेन एंड टू प्रिजर्व द रीजनल यूनिटी एज वेल एज कम्युनिकेशन ऑफ सिटीजंस इन बोथ द कंट्रीज। इतनी भारी शब्द, सिर्फ एक ही मतलब आपको याद रखना है, दोनों घुल मिल के रहेंगे, ठीक है। आपके सिटीजन्स मेरे यहाँ पे जा रहे हैं तो हम उनका ध्यान रखेंगे, हमारे सिटीजन्स आपके यहाँ पे जा रहे हैं तो हम उनका भी बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा हम दोनों कंट्रीज के बीच में, और दोनों ही प्रिजर्व करेंगे, ठीक है, दोनों एक दूसरे के कल्चर को अच्छे से प्रिजर्व करेंगे। रिवर्स जो फ्लो करती है फ्रॉम द हिमालयाज कम फ्रॉम द वेरियस रीजन्स ऑफ नेपाल। ड्यू टू दिस ड्यूरिंग रेन इट अफेक्ट्स इंडिया बैडली। ये हमको पता है, ठीक है, कहीं ना कहीं रिवर जब बहुत ज्यादा रेनफॉल आपको देखने को मिलता है तो फ्लड जैसी कंडीशन जो है वो हो सकती है। तो ये जो फ्लड जैसी कंडीशन है, ठीक है, इसको स्टॉप करने के लिए क्या किया गया था कि हम लोगों ने बातचीत की थी कि हम लोग रिवर को किस तरीके से डाइवर्ज कर सकते हैं, ठीक है, ताकि फ्लड जैसी कंडीशन जो है उसको हम लोग अवॉइड कर सके इंडिया के अंदर। इसके अलावा इंडिया ने हेल्प किया है सोशियली भी और इकोनॉमिकली नेपाल को। इसके अलावा नेपाली आपको काफी स्टूडेंट्स जो है वो रिसाइड करते हुए देखने को मिलेंगे इंडिया के अंदर, ठीक है। जब नेपाल में एक डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक आया था, ठीक है, 25 अप्रैल में, कितना, रिक्टर स्केल के हिसाब से 7.8, ठीक है, रिक्टर स्केल के हिसाब से 7.8 मैग्नीट्यूड वाला जब अर्थक्वेक आया था, तब भी रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन जो है वो उसमें इंडिया ने नेपाल की काफी ज्यादा हेल्प की हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट इज इंडिया एंड अफगानिस्तान। India had large-heartedly contributed in the reconstruction of the Afghanistan, like in construction, health, ठीक है, किसके अंदर कंस्ट्रक्शन हो गया, हेल्थ, एजुकेशन, इकोनॉमिक हो, सोशल हो, इन सभी के डेवलपमेंट में इंडिया ने अफगानिस्तान की काफी हेल्प की हुई है। कंस्ट्रक्शन ऑफ अफगानिस्तान पार्लियामेंट बिल्डिंग, ठीक है, ये आपको याद रखना है कि अफगानिस्तान का जो पार्लियामेंट का बिल्डिंग है ना वो किसने बनवा के दिया है? इंडिया ने बनवा के दिया है, ठीक है। ड्यूरिंग नेचुरल कैलेमिटीज भी जो है, जब भी कंट्रीज को, नेबरिंग कंट्रीज को फाइनेंशियल एड की, फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत पड़ी है, तब इंडिया हमेशा आगे रही है और उनको बहुत इजीली हेल्प जो है वो प्रोवाइड करवाया। तो अभी हम लोग बोल सकते हैं कि इंडिया और अफगानिस्तान का भी एज सच कोई बीफ नहीं है और वो लोग आराम से एज अ फ्रेंड उनका रिलेशन मेंटेन हो रहा है। लास्ट जो आज का टॉपिक हमें देखना है दैट इज अबाउट द इंडिया एंड म्यांमार, ठीक है।
इंडिया एंड म्यांमार हैव वेरी फ्रेंडली, ठीक है, पहले से ही हमको पता चल जा रहा है कैसे रिलेशन है इन दोनों के बीच में, बहुत ही फ्रेंडली रिलेशन है, ठीक है। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस तब से। म्यांमार हैज डिमांडेड फाइनेंशियल एड फ्रॉम इंडिया, ऑब्वियस सी बात है, जब भी मैंने अभी आपको बताया कि जब भी दूसरी कंट्रीज को, नेबरिंग कंट्रीज को जरूरत पड़ी है, तब इंडिया ने उनको फाइनेंशियल हेल्प या तो फिर फाइनेंशियल एड जो है वो प्रोवाइड करवाया है, ठीक है। तो उन्होंने जब मांग की थी तब हम लोगों ने उनको हेल्प भी किया था। टुडे ऑल्सो इंडिया एंड म्यांमार हैज वेरी कोर्डियल रिलेशन, काफी अच्छा रिलेशन हम लोग अभी भी मेंटेन कर रहे हैं, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द को एग्जिस्टेंस ऑफ, ठीक है, ये जो है ना, ये वाला पॉइंट है आपको कंक्लूड करने की बात कर रहा है कि ऑलमोस्ट जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं उन सभी का इंडिया के साथ बहुत अच्छा रिलेशन जो है वो आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये जितने भी टॉपिक्स थे मेजर मेजर वो हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिया है। आई होप ये वीडियो जो है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी और आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा काम में आएगी, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में शुरू करेंगे। थैंक यू।